हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। मेरा पर्पस है आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो आपको मैंने ये चैप्टर तो करवा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। पर्वत प्रदेश में पावस वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है डेफिनेटली देख लें, बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक नहीं आता तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं बनता है क्वेश्चन आंसर्स करने का। और जो देख चुके हैं उस वीडियो को, उनका चलिए स्कोर बढ़ाते हैं। मैंने कुछ की लाइन्स ली हैं। ये थोड़ी सी ये देखिए, ये मैंने की लाइंस ली हैं और इन की लाइंस के थ्रू मैं आपको दोबारा से ये चैप्टर रिवाइज भी करा रही हूँ। इसमें मैंने ये ध्यान रखा है कि आप सबसे बढ़िया वर्डिंग यूज करें, कम से कम वर्ड्स में यूज करें, और इन कम से कम वर्ड्स को जब आप लर्न कर लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाता है कि पर्वत प्रदेश में पावस जो चैप्टर है उसका उद्देश्य क्या है, तो आपने समझिए ये लाइंस अगर पढ़ी हैं, वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में अलौकिक सौंदर्य का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि हम महसूस करने लगते हैं मानो हमारे चारों ओर की दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं। कि इतना सजीव, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है देखिए कि बहुत सजीव वर्णन किया है किसका, अलौकिक सौंदर्य का। अलौकिक सौंदर्य किसका, पर्वतीय क्षेत्र का। कब, वर्षा ऋतु में। ठीक है, और कैसा वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया है कि हमें कैसा महसूस होने लगता है मानो हमारे चारों ओर की दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं। ठीक है, कविता पर्वत प्रदेश में पावस के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को दर्शाना प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत का उद्देश्य है। तो अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि इसका चैप्टर का उद्देश्य क्या है, तो आप वो बताएंगे। किस तरीके से वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया है। ठीक है, तो या अगर सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं की खासियत क्या है, तो खासियत यही है कि हमें महसूस होता है मानो हम स्वयं वहां उपस्थित हों। तो ये जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो वर्णन किया है और किस चीज से मेल किया है वो इस पूरे पैराग्राफ में मैंने आपको बताया है। दूर तक फैले पर्वतों की श्रृंखला को दर्शाने के लिए कवि ने मेखलाकार पर्वत अपार शब्द का प्रयोग किया है। पर्वत अपार मतलब दूर तक, मेखलाकार मतलब गोलाकार में फैले हुए हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि पर्वतों की विशालता को दर्शाने के लिए कवि ने किस चीज का प्रयोग किया है, किस शब्द का प्रयोग किया है, तो हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आता है कि कवि ने पर्वतों की आंखें किसे कहा है, तो पर्वतों की आंखें किसे कहा है, उस पर्वतों पर लगे हुए हजारों पुष्पों को कहा है। ठीक है, और ये जो पुष्प है ये क्या कर रहे हैं, नीचे तालाब रूपी दर्पण में अपनी छवि को लगातार निहार रहे हैं। फिर इसी तरह झरनों की बात आई थी, तो झरनों के लिए हम 2-3 लाइंस याद कर लेते हैं। वहां ऊंचाई से बहते हुए झरने झरझर की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। इसी आवाज को कवि ने झरनों द्वारा पर्वतों के गौरव में गाए जाने वाले गीत कहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पावस में गिरी का गौरव कौन गा रहा है और उत्तेजना का संचार कैसे कर पाता है, तो आपने ये लाइन लिखनी है कि वहां ऊंचाई से बहते हुए झरने झरझर की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। इसी आवाज को कवि ने झरनों द्वारा पर्वतों के गौरव में गाए जाने वाले गीत कहा है और इसे सुनकर नस नस में आनंद और उत्तेजना का संचार हो रहा है। समझ गए बात आप? इसी तरह दोबारा क्वेश्चन आ सकता है एक और, झरनों की तुलना किससे की गई है, तो झरनों की तुलना पर्वतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत से की गई है। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो अब ये हो गया झरनों के बारे में। एक और चीज इसमें झरनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी सफेद झाग मोती सी लड़ियों जैसी सुंदर लग रही है।
तो आपने अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि उन्होंने झरनों की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है, तो आपने 2 पॉइंट्स जरूर कवर करने हैं। एक तो जो आवाज आ रही है और एक जो मोती जैसी लड़ियां, जो झाग आ रही है उसे मोती की लड़ियों जैसा सुंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने जरूर बतानी है। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही थी वृक्षों के बारे में। तो वृक्षों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट लाइंस रहेंगी? पर्वतों पर लगे ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर कवि को महसूस हुआ मानो वे पर्वतों के हृदय से निकलने वाली ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, कि पर्वतों के हृदय से निकलने वाली ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। तो पहली बात तो कि उन्होंने पेड़ों की जो वृक्षों की वो जो है कंपैरिजन वो किससे किया है। और दूसरी बात कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वृक्ष हैं ये उदास और चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा कि उन वृक्षों के माध्यम से पर्वत आकाश को छूना चाहते हैं किंतु छूने में असमर्थ थे, इसलिए उदास और चिंतित नजर आ रहे हैं। तो ये सब कह के कवि क्या वर्णन करना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वृक्ष जो आकाश की तरफ देख रहे हैं हमें किस चीज की प्रेरणा देते हैं। आपने आंसर लिखना है, वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह कहकर कवि ने मानवीय भावों का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है बेटा, तो अब मैंने आपको क्या किया कि सारे जो पैराग्राफ्स थे उसके लिए 2-2, 3-3 की लाइंस दे दी। अगर तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है तो आप डेफिनेटली यही 2-3 लाइंस अगर यूज कर लेते हैं तो भी बात बन जाएगी। और अगर लंबा क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कविता पर्वत प्रदेश में पावस का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। वर्षा ऋतु में पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किस तरह किया है वो बताइए, अपने शब्दों में कीजिए। तो उस केस में आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज का कंपैरिजन किससे किया है, आंखें किसे बताया है, महत्वाकांक्षा किसे बताया है। तो ये क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपने अगर ये पैराग्राफ याद किया हुआ है तो आप सभी आंसर्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद परिवर्तन की बात कि उन्होंने परिवर्तन को कैसे दर्शाया है, उसके लिए 3rd पैराग्राफ यूज होगा। पहला पैराग्राफ हमने लिया था इंट्रोडक्शन का, सेकंड हमने लिया जो वर्णन है सुंदरता का वो करने के लिए, और लास्ट जो है परिवर्तन को दर्शाता है कि तभी अचानक घने बादल और मूसलाधार वर्षा इस संपूर्ण दृश्य को ढक लेते हैं। ऐसा लगता है मानो वे बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सब कहाँ गायब हो गए, तो आपने कहना है कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्षा के कारण सब ढक गया है, और वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे बादलों के पंख लगाकर सब कहीं उड़ गए हों। और घनी धुंध आ गई है, तो उसके कारण क्या लग रहा है? मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया, क्योंकि व्हाइट लग रहा है सब तरफ। तो आप वर्णन करेंगे कि वर्षा ऋतु के बाद का दृश्य, वर्षा के बाद का दृश्य कैसा है। तो उसमें प्रकृति का ऐसा भयानक, और आपको किस चीज से केवल पता चल रहा है कि ये धरती है, आपको केवल झरने की आवाज से पता चल रहा है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में क्यों धंस गए हैं, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन धरती वर्षा ऋतु के बाद कौन धरती के अंदर धंस गया है और क्यों। तो आपने ये वर्णन करना है कि ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के वृक्ष धरती में डर के घुस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग सी लग गई है। वो धुआं नहीं है, वो धुंध है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। समझ आ गए बेटा? तो अगर आपने ये 3 पैराग्राफ्स किए हुए हैं, टेक इट फ्रॉम मी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। और इसमें लैंग्वेज भी मैंने अच्छी यूज की है। इसी वीडियो को बार बार देखें, इसे लर्न करें। इतना सा भी अगर आप कर पाते हैं तो आप 100% हर क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जैसे 30 to 40 वर्ड्स का अगर आपने लिखना है तो आप मैक्स 50 तक जाएंगे, आप उससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो भी वर्ड लिमिट है उसमें आप +10 कर सकते हैं और -5 कर सकते हैं। इससे ज्यादा का वेरिएशन आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है बच्चे?
तो अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है, आपको चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, आप जो वर्डिंग्स को लेके परेशान थे कि हम राइटिंग कैसे करेंगे, अगर उसमें आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और वीडियोस बनाने की। बेल आइकन को प्रेस कर देना, अगले नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।